हेलो स्टूडेंट्स, गया गाइडेंस प्रोग्राम के बायोलॉजी क्लास में तुम लोग सबका स्वागत है। आई होप कि तुम लोग पिछली कक्षाओं में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं और जो बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, इंजॉय कर रहे होगे। अगर तुम्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरी हो, तो वो तुम कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो और उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। फिर भी चूँकि फेस टू फेस हम लोग का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा ड्यू टू द कोविड, तो यू कैन शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विथ एनी मीडियम। तो बच्चों, आज मैं डॉक्टर कुमारी उषा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर 3 में तुम लोग का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग अपने बचे हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. वाइटिकर द्वारा जो दिया गया था का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हमने मोनेरा, फंजा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों किंगडम को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा तीसरा जो किंगडम है वो है फंजाई। तो आज हम अपने पाठ की शुरुआत फंजाई से करेंगे। किंगडम फंजाई, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग। किंगडम फंजाई जो है वो अपने आप में एक स्पेशल ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ये ग्रुप जो था, ये वाइटिकर ने जब इस ग्रुप में रखा तो इसको रखने की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किन के बीच में? मोनेरा, प्रोटिस्टा प्लस प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि ये जो ग्रुप है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं जो मोनेरंस के भी हैं, मीन्स यूनिसेल्युलर्स वाले भी हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टन्स, जो यूनिसेलुलर और मोनेरंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोट्स वाले सेल के जो लिविंग है उनका। साथ ही जो प्लांट्स मल्टी सेल्युलर हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, और एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करते हैं। आगे जब हम इसके बारे में जब अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो तुम जानोगे कि फंजाई जो है वो एक अनोखा, एक बिल्कुल अलग डाइवर्स किस्म का ग्रुप है जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह के जीव हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोटा। जब हम फंजाई की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइकोटा कहते हैं। साथ ही इसका एक और नाम है मशरूम, जो कि वेरी कॉमन, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। एकदम बहुत ही एडिबल फूड है और बहुत कॉमनली हमारे आसपास मिल जाता है। खास करके आज जिस समय मैं क्लास ले रही हूँ ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ये इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं कि हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। और तुम बिल्कुल इसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट। ये मशरूम है। मार्केट्स में भी तुम्हें पैकेट्स में ये मिल जाएंगे, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो, चूँकि मशरूम कॉमन भाषा है, कॉमन बातचीत की में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मशरूम को। तो आगे हम चलते हैं, स्लाइड में थोड़ा सा देख लें। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर कि स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोटा। स्लाइड हमारा दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को देखें जो यहाँ डायग्राम पेस्ट किया हुआ है।
आप ये देख सकते हैं इट इज़ अ वेरी लार्ज ट्री, बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है और इसके ऊपर ये जो अरेंज्ड है लाइक प्लेट्स, या जैसे हम कह सकते हैं कि जो ताओ वगैरह या जो कुंफू वगैरह जो प्रैक्टिसेस करते तो वो ऐसे ऐसे डिस्क फेंक करके करते हैं, तो लगता है कि ये सारे डिस्क एक के ऊपर एक वेल अरेंज्ड हैं और नीचे की ओर लटके हुए हैं, इस पेड़ की सजावट कर रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। दूसरा डायग्राम की ओर देखें तो ये लग रहा है कि जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में हम जाते हैं तो जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे फूल वगैरह लगा के जो डेकोरेशन किया जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। स्मॉल फ्लावर्स की तरह ये सारे अरेंज्ड हैं। ये क्या है, ये दे आर नथिंग बट द फंजाई, और इसको कॉमनली हम मशरूम कह सकते हैं। इनका कलर्स भी आप देखें येलो एंड ग्रीन एंड लिटिल डार्क नियर, जो कि कत्थई भी हम कह सकते हैं, डार्क मैरून, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यह कहता है कि मोस्ट डाइवर्स किंगडम ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। मोस्ट डाइवर्स क्यों? क्योंकि इट कैन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साथ ही कहाँ पे, वेरी मॉइस्ट, जहाँ का टेम्परेचर है, सॉइल, वाटर, डैम्प एरियाज एंड ऑल द डिब्रीज वेयर वी कैन फाउंड इट। इसके बाद जो डंग होते हैं, गोबर जिसको हम कहते हैं, उस पर भी ये पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डाइवर्स है। अगर हम कॉमन जो मार्केट में मिल रहा है मशरूम उसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट ही लग रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से लगभग वाइट और ऑफ वाइट कलर के होते हैं, ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है। दे प्ले मेजर रोल इन द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एक्सचेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एक्सचेंज। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को ये एक्सचेंज करते हैं, कैसे? बिकॉज दे डिपेंड ऑन द डिकम्पोजिंग थिंग्स। तो ये क्या करते हैं कि जो भी वो फूड के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और यू नो वेरी वेल कि डिकम्पोज जो करते हैं वो सारे जो कंपाउंड होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं इन द स्मॉलर एलिमेंट्स, और इस तरह से जो कंपाउंड के फॉर्म में हम या प्लांट्स यूज़ करते हैं उसको वो इजी वे में फिर से इन्वायरमेंट में वापस कर देते हैं। अगला स्लाइड हमारा इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है, फंगी सोज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, सॉरी ये यहाँ चल नहीं रहा है, ये इट इज अ ग्लोइंग। तो बायोल्यूमिनेंस क्या है? बायोल्यूमिनेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग विच ग्लो इटसेल्फ, अपने आप वो शाइन करता है। जैसे तुमने जुगनू देखा होगा, फायरफ्लाइज, वो अपने आप ही जगमगाते रहते हैं और लगता है कि छोटे छोटे स्टार्स है वो हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इन फंजाई में पाया जाता है। अभी हाल ही में मेघालय में भी एक रोडोफाइसी ग्रुप का फंजाई हमने फाइंड आउट किया है, जो कि ग्रीन कलर का लाइट देता है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उसे एज ए टॉर्च के रूप में यूज़ करते हैं। ये जो फंजाई है ये कैसे ऐसा कर रहा है? तो इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी को वो थ्रू आउट करते हैं, एंड ड्यू टू इट ग्लोज लाइक अ बल्ब और अ शम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट प्रोड्यूस केमिकल फेरोमोन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज केमिकल फेरोमोन्स? फेरोमोन्स इज नथिंग बट अ chemical composition or like a hormone, and it is a simple peptide that attract other organism, and खास करके उनके जो मेल और फीमेल जब अपोजिट सेक्स को वो अट्रैक्ट करते हैं और दे रिलीज इट फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, एंड फॉर इट वो एयर के साथ वो फेरोमोन्स का जो स्मेल है वो फैलता है और जो अदर जो उसका है वो अट्रैक्ट होते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू द एनिमल्स। स्टूडेंट्स, इट इज वेल प्रूव्ड दैट द फंजाई आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, and it has diverged
वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बहुत ही पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये डाइवर्ज हो चुके हैं, जिससे कि इनमें पूरा का पूरा जो है वो प्लांट्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखता है। अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने थोड़ा सा यहाँ भी तुम्हें बताया है और यहाँ अब हम स्लाइड में देखते हैं। The word fungus comes from the Latin word mushroom. I have already discussed it on the blackboard. There are about 1 million species of fungi found in the world. 1 मिलियन के करीब पाए जाते हैं। The species of fungi produce the familiar mushrooms, which is a reproductive structure. तो जैसे यहाँ फिगर ये देख रहे हो, इट इज़ क्या है, ये फ्रूटिंग पार्ट है। फ्रूटिंग पार्ट मनी मीन्स यहीं से मशरूम्स जो है वो अपने फ्रूट्स को, सीड्स को और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन्स है उसको वो डेवलप कर रहा है। दिस यू कैन लुक एट हेयर दैट यहाँ पे ये जो डंठल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट फिगर बी में आप देखें कि कोरल फंगस डिस्प्ले ब्राइट कलर्ड फ्रूटिंग बॉडीज। और ये जो कोरल फंगस है यानी कोरल एरियाज में पाए जाते हैं, ये क्या, ब्राइट कलर अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स। और ये जो है वो इसकी तरह पूरी तरह पल्प नहीं है, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक ओपन नहीं है, इट इज़ अ क्लोज्ड, जस्ट लाइक अ बल्ब लाइक, यहाँ जैसे एक रॉड है इस तरह से यहाँ पे। और जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखो अब बच्चे स्टूडेंट, यू कैन सी कि इट इज़ अ 10 म्यू पर इसको हमने इनलार्ज करके देखा है। तो ये इसके स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जब इस एरिया को हम काफ़ी इनलार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दीज आर जो डॉट एंड द राउंड स्ट्रक्चर्स यू आर सीइंग, इट इज़ अ स्पोर्स, जो कि उसकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज हैं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स, अगला स्लाइड हमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जैसे फाइलोजेनेटिकली हम कह रहे हैं कि ये एनिमल से रिलेटेड है, तो इनमें प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोनेरन्स के भी हैं, प्रोटोजोन्स के भी हैं। तो कैसे कैसे हैं थोड़ा सा ये हम डिस्कस कर लें, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक्स से ही शुरू करते हैं, जबकि हमारा नीचे 4th में दिया हुआ है ग्लूइना एंड बैक्टीरिया, लेकिन हम ऊपर से ही चल रहे हैं। तो यूकैरियोट्स, यू नो वेरी वेल, यूकैरियोट्स एनिमल्स वो होते हैं जिनका सेल काफ़ी डेवलप्ड होता है। तो वो उनके साथ जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो यूकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये क्या करते हैं, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है, पूरी तरह से घिरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड इट इज न्यूक्लियाई इज इंजॉइंग इन द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड विथ क्रोमोसोम्स, क्या है, डीएनए है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, इट हैज़ नॉन कोडिंग रीजन इंटरॉन एंड एक्सॉन। इंटरॉन और एक्सॉन डीएनए के वो पार्ट्स होते हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अभी तुम लोग सुन रहे होगे बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकली डेवलप्ड जो फ्रूट्स और एनिमल्स हम जो लैब में डेवलप किए जा रहे हैं या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन डिजीजेज और प्लांट्स डिजीजेज, और इस दुनिया को हम और हेल्दी खूबसूरत बनाएं, तो उस दौरान डीएनए के जो एक्टिवेटेड पार्ट्स होते हैं उनको इंट्रॉन और एक्सॉन्स कहते हैं। ये हम आगे जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे 12th में, बायोटेक्नोलॉजी हमारा एक चैप्टर ही बनता है, तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट, इसके कारण जो फंजाई है उसका हम यूज़ एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं। ई कोलाई जैसे कि प्लांट्स के लिए है, तो इसमें भी है। द प्लांट्स कंटेन, प्लांट्स के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो इट कंटेन सेल वॉल, वैक्यूल्स, तो ये तुम्हें पता ही है कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है सेल वॉल, वैक्यूल, एंड रिप्रोडक्शन बाय ऑल मेथड्स। ऑल मेथड्स यानी प्लांट्स में जितने तरह के भी रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जो भी, वो सारा ये प्लांट्स वाले कैरेक्टर्स यहाँ शो करता है। नेक्स्ट, विथ एनिमल्स लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी है, क्लोरोफिल इजंट फाउंड। तो जब क्लोरोफिल नहीं है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड। नेक्स्ट है यूग्लियोनाइड एंड बैक्टीरिया। तुम्हें याद होगा बच्चों कि बैक्टीरिया और यूग्लियोनाइड्स जो है वो किस ग्रुप के एनिमल्स हैं।
बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो अगर उसके साथ हम करें तो हायर फंजाई कोरिलेटेड विथ यूग्लिना एंड एल लाइसिन इन स्पेसिफिक बायोसिंथेसिस स्टेप। बायोसिंथेसिस स्टेप क्या है? इट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करने का ही तरीका होता है बायोसिंथेसिस। हमारा अगला स्लाइड, अभी तुम ये डायग्राम को अगर थोड़ा सा कंसीडर करो बच्चों, तो ये इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, रेड कलर, वाइट, एनीवन कैन अट्रैक्ट ऑन इट। ये लेकिन ये जितना अट्रैक्टिव है उतना ही पॉइजनस अमेंशिया मस्केरिया, द पॉइजनस अमेंशिया मस्केरिया इज नेटिव टू टेम्परेट एंड बायोरियल रीजन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में ये काफ़ी कॉमन पाया जाता है, लेकिन ये जितना अट्रैक्टिव है उतना ही हानिकारक है। इसका सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ें। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। तुमने अभी जाना कि ये प्लांट्स के साथ अपने आप को कोरिलेट करते हैं, तो इनका जो सेल वॉल बना हुआ है वो सेल्यूलोज का ना बन कर करके काइटिन का बना होता है। काइटिन इज अ वेरी हार्ड कंपोनेंट। द सेल कंटेन ऑल ऑर्गेनेलिज, सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है लाइक एनी यूकैरियोटिक सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड मेनी मोर्स। अगेंस्ट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के बावजूद इट कंटेन सम सेलुलर पिगमेंट्स। जैसे हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट होता है, उसी तरह से इनमें भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स क्यों हैं? दीज पिगमेंट्स आर फॉर देयर कलर। कौन कौन से कलर है? रेड, ग्रीन, ब्लैक। द पॉइजनस एमेंटिस मस्केरिया या फ्लाई एगैरिक जिसको कहते हैं इज रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स ब्राइट रेड कैप विथ वाइट पैचेस। यहाँ आप देख सकते हो। These pigments play protective role in ultraviolet radiation and may be toxic। अच्छा, इतना ही नहीं, ये टॉक्सिक तो है ही, साथ ही अल्ट्रावायलेट जो एरिया है, जैसे अल्ट्रावायलेट आप समझ रहे हो कि इतना जो हम लोग न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या CFC बढ़ रहा है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे धरती पर आ रहे हैं, अंटार्कटिका में एक होल भी हो गया था जिसको बहुत इजीली भरना मुश्किल है, तो उन सब से इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स इट इज एन ऑल राउंड ऑर्गेनिज्म। वी कांट सर्वाइव इन अल्ट्रावायलेट रेज बट इट कैन, नेचर हैज गिवन इट अ पावर दैट यू कैन सर्वाइव इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो बच्चों, ये बैक्टीरिया वाला कैरेक्टर हम यहाँ पर इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को थोड़ा सा वो होल्ड कर लेता है और कवर कर लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फॉर मेनी ईयर्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो सर्वाइव करना शुरू करता है। तो सेम वैसा ही कुछ इसमें है, तो वी कैन कोरिलेट इट विथ द ऑर्गेनिज्म शोज यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर और डाइमॉर्फिक, सो इट डिपेंड्स ऑन एन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो ये है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्युलर भी, और डाइमॉर्फिक में यानी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी कभी शो करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा ये अपने आप को वैसा ढाल लेता है, जबकि हम लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है। और इसी से हम लोग एक चैप्टर भी हम लोग पढ़ते हैं आगे के क्लास में। अब यहाँ तुम बच्चों काफ़ी अच्छे से यहाँ देख सकते हो कंप्लीट डायग्राम ऑफ फंजाई। यहाँ वही सिंपल जो मशरूम हम देखते हैं उसी का डायग्राम है। अगर इसको हम एक साइड से इसको हम TS करें तो ये एरिया जो कॉमन बाजार वाला तुम देखते हो, तो इसको हम लोग ऑलमोस्ट निकाल करके सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो ये एक फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। पूरा लग रहा है कि एकदम बाल की तरह या कुछ हेयर्स हैं जो पूरी तरह से निकले हुए हैं। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है हाइफे। हाइफे क्या है? द थिन थ्रेड, बहुत पतला सा धागा जैसा स्ट्रक्चर और जो होता है वो निकला हुआ जो है एकदम जो स्मॉल, एक एक को अगर हम काउंट कर सकते हैं तो एक एक जो काउंट करें दैट इज हाइफे। इट इज अ लॉन्ग थीन स्ट्रैंड दैट टैंगल टुगेदर टू मेक अप द माइसेलियम। जैसे तुमने कपड़ा देखा होगा, अगर तुमने हैंडलूम वाले कपड़े को देखे होगे तो तुम अगर उसको थोड़ा सा उसको फैलाओ तो तुम देखो कि 5-7 धागे एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं और एक थिक एरिया बनाते हैं। तो उसी तरह से ये हाइफे इज अ लॉन्ग थीन स्ट्रैंड, सिंपल धागा है
और कई हाइफे मिलके जब जाल जैसा स्ट्रक्चर, वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। यहाँ देखो माइसीलियम, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। ये जब इकट्ठे हैं तो इसको हम क्या कर रहे हैं, माइसीलियम। इस पूरे एरिया को ये सब इकट्ठे माइसीलियम कहे जाएंगे, बट द सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड हाइफे। इसके बाद आता है मशरूम, ये एरिया, दिस इट इज अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस कंटेनिंग स्पोर्स दैट एक्ट सिमिलरली टू सीड इन प्लांट। ये जो फंगस का जो ये दिस पार्ट जो है उसमें क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स इज नथिंग बट अ सीड, बीज है। और किसकी तरह है, प्लांट में जैसे बीज होते हैं उसी तरह से इनमें भी बीज होते हैं। अगला स्लाइड हमें और इसको क्लियर करेगा। इसके बाद एक और टर्म यहाँ आप बच्चों देख रहे हैं, माइकोरिजा। माइकोरिजा इज कोई टर्म नहीं है, लेकिन जब कोई मशरूम प्लांट के रूट्स के साथ अटैच हो जाता है तो वहां पर उसको हम माइकोरिजा कहते हैं। अगला कहता है हमारा स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। किसका स्ट्रक्चर, फंजाई का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 डायग्राम हैं और तीनों डायग्राम को हम थोड़ा थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेजिटेटिव बॉडी इज थैलस। थैलस क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। थैलस मीन्स ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी को हम रूट, स्टेम में या बॉडी रूट शूट में हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं डिविएट कर सकते। वो बिल्कुल एकदम थक्का की तरह होता है, जैसे कि गोबर का थक्का, उस तरह से थैलस कह सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली फंजाई कंसिस्टेड टैंगल टू स्लेंडर थ्रेड लाइक हाइफा। हाइफा जो भी तुमने देखा यहाँ पे, दिस इज हाइफा। मॉर्फोलॉजिकली यानी हम बाहर से इसको देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होता है वो स्टडी होता है आउटर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी लिविंग बीइंग। जैसे अगर मैं अपनी मॉर्फोलॉजी बताऊं तो सामने के चेहरे पे 2 आंख है, 1 नाक है, दिस इज माय मॉर्फोलॉजी। अब इंटरनली क्या है तो वो अलग चीज हो जाती है। लॉन्ग चेन ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसेलियम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। It can grow on surface in soil or decaying material in a liquid or even on living tissues of parasite. Parasite के टिश्यू पर भी ये डेवलप कर सकते हैं, मीन्स इट इज अ फुल्ली parasitic organism. In most, hyphae is divided called septa, and in some teeny holes in septa allow for rapid flow of nutrients and small molecules that cell to cell along hypha. अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आप 2 तरह के हाइफा देख रहे हैं, दिस इज एंड हाइफा, ये भी, ये 3 हाइफा यहाँ है और ये तीनों मिलकर के एक माइसीलियम हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन देयर इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस कि यहाँ पर आप देखते हैं बच्चे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ बिल्कुल डिवाइड नहीं है। ये जो डिवाइडेड है दिस इज कॉल्ड सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब ही होता है डिवीजन, ब्रांच्ड, टूटा हुआ, कई भागों में बटा हुआ, सेप्टेट। तो यहाँ पे एक एक न्यूक्लियाई है एक एक सेल में, हम इसको कॉमनली देख सकते हैं कि सेल है उसमें ये सिंपल है, और यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल क्लियर है, जो इसमें न्यूक्लियस है वो इजीली मूव कर रहे हैं, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है, बट दिस हैज़ एन बाउंड्री, आपको इतने ही में वो करना है। तो यहाँ दिस इज कॉल्ड सेप्टेट, दिस इज कॉल्ड ए सेप्टेट। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है कि जब ये यहाँ से कोई पार्ट या लिक्विड को यहाँ से यहाँ रिलीज करना होता है तो ये अपने आप का जो सेल वॉल है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे और फिर वहाँ से लिक्विड को एक्सचेंज करेंगे। ज़रा सा इसको हम यहाँ देखें, थोड़ा सा काफ़ी क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये दिस इज़ ये यहाँ जैसे तुम देख सकते हो बच्चों कि ये चीज़ यहाँ से काफ़ी ये फ्लफी हुआ है, थोड़ा सा फूला है, और उसके बाद यहाँ से ये अपने लिक्विड्स को या जो बायो लिक्विड्स हैं उनको वो एक दूसरे के ऊपर भेज रहे हैं। अगला है यूनिसेल्युलर फंजाई आर कॉल्ड ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सिवाइसिस या जिसको हम बेकर सिस्ट कहते हैं, और कैंडिडा। कैंडिडा इज अ वेरी कॉमन फंगल दैट इज फाउंड इन द थ्रोट एंड नेक रीजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। It is an agent of thrush and common fungal infection. Example of the unicellular fungi. Unicellular fungi के 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, सैक्रोमाइसिस, क्रिवाइसियासिस एंड कैंडिडा। इसके बाद जो मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। अब आते हैं हम इनके न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन ऑलरेडी आप जानते हैं बच्चे कि न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। तो फंजाई में चूंकि आप जानते हैं कि ये प्लांट के साथ तो है ही, लेकिन एनिमल के साथ जब ये कोरिलेट करते हैं तो इनमें
क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो न्यूट्रिशन का जो मोड होगा वो हेट्रोट्रॉप्स होगा। हेट्रोट्रॉप्स भी कई तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें होलोजोइक नहीं पाया जाता। इनमें न्यूट्रिशन जो है वो, यहाँ स्लाइड भी आपको क्लियर कर रहा है, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोट्रॉफिक्स क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि सैप्रोट्रॉफिक्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ही अपने फूड को गेन करते हैं फॉर देयर एनर्जी डेवलपमेंट। एंड पैरासिटिक मोड दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी, पूरी तरह से ये होस्ट बॉडी पर डेवलप होते हैं, पर डिपेंड होते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। यूज कॉमन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सोर्स ऑफ कार्बन रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये दिस पॉइंट यू कैन, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये यूज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें जो कार्बन को वो यूज करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में। कार्बन इज एन एलिमेंट, इट इज अ वेरी सिंपल, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन कंपाउंड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो नहीं यूज कर सकते बिकॉज दे हैव नो सच एंड कैपेसिटी फॉर द डाइजेशन, जबकि हम लोग कर सकते हैं। द एडिशन दे डजंट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसी तरह से ये नाइट्रोजन जो हम एटमॉस्फेयर से फिक्स होता है, आप जानते हैं राइजोबैक्टर को, जो हमारे ल्यूमिनस जो दलहन के पौधे होते हैं उसमें होते हैं, उसमें, लेकिन वो नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज करते हैं फॉर देयर डाइट। पैरासाइट में भी अभी मैंने बताया कैंडिडा, और इसके बाद ये फुट वाला होता है एनिमल्स में, जो कि आगे आप यहाँ देख भी सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पैरासाइटिक। पैरासिटिक, आप बच्चे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ये हमारे आसपास के घरों में भी हम इसको देख सकते हैं। ये डायग्राम अगर आप अभी नेट पे सर्च करें तो आपको इससे भी ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है, लेकिन आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये सिंपल, अगर हम अपने जूतों को पहनते समय या खास करके रेनी सीजन्स में अपने पैरों को नहीं पोछे तो कितना आसानी से फंगल हमारे पैरों में आता है, और इवन कि हमारे नेल्स वगैरह सबको ख़त्म कर देता है। तो और ये कॉमन गन्ना प्लांट जो हमारे यहाँ कॉमन है, अक्सर आप देखते हैं हमारे यहाँ जो छठ का पर्व होता है, बिहार का सबसे प्रमुख पर्व होता है लोक आस्था का, उसमें आप देखते हैं कि गन्ने जो इस तरह के हो जाते हैं उनकी मार्केट में कोई कीमत नहीं होती। क्या होता है, ये दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगस, और ये पूरी प्लांट को ख़त्म कर देते। जो उसका फ्रूट है, मेन गन्ना का तो फ्रूट यही है, हमारे किसानों का इकोनॉमी भी इसी से होता है, वो पत्ते वगैरह से क्या इनकम कर पाएंगे, तो वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका कोई फिर यूज़ नहीं होता। सम फंजाई आर पैरासिटिक इन्फेक्टिंग आइदर प्लांट्स और एनिमल। स्मट एंड डज डिजीज, ये स्मट एंड डज डिजीज है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं गन्ने में। और एथलेटिक फुट, ये दिस इज कॉल्ड एथलेटिक फुट डिजीज। और इसमें ये अगर हम इसको नहीं इलाज कराएं, अगर हम नहीं ध्यान दें, अगर हम ये कॉमन जो साफ़ सफाई होती है, पर्सनल हाइजीन को नहीं मेंटेन करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और आपके पैर से बढ़ते हुए इट कैन कवर हुई और होल बॉडी, खास करके जो हमारे जॉइंट्स एरियाज़ हैं वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से डेवलप होते हैं। और इसके बाद जो प्रचार आता है क्रैक और वो सबका, वो काफ़ी बिकेगा। तो हम लोग वी शुड केयर, हम लोग ध्यान, अटेंशन ऑन आवर पर्सनल केयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैंडिड, ये जो थ्रैश वाला है, ये पूरे इस जो ओरल रीजन है इसको पूरी तरह से कवर कर देता है। और आपके टंग के ऊपर, अगर टंग का आप वो थोड़ा सा स्किन लेकर के आप उसका देखेंगे स्लाइड में माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो वो बिल्कुल पल्प जैसे आप अभी देख रहे थे वो उगे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके होल बॉडी, ये टंग एरिया में दिखेंगे, आपके चिक्स रीजन में दिखेंगे, इवन कि ये जो थ्रोट रीजन है इसको भी वो कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कितने हार्मफुल हमारे साथ हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रह रहे हैं। अगला हमारा स्लाइड कहता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक तो आपने जाना कि न्यूट्रिशन इनमें दो तरह से हो रहे हैं, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक, लेकिन ये कैसे हो रहा है।
तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का यहाँ डीलिंग कर रहा है ये स्लाइड कि अनलाइक मोस्ट एनिमल्स विच इंजेस्ट फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इंटरनली इन अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, हम लोग क्या करते हैं या जो प्लांट्स वगैरह भी होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो फूड को इनटेक करते हैं। प्लांट्स भी है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब लेता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोग्राम होता है और उसके बाद वो उसको यूज़ करता है जो एनर्जी फॉर्म में। और हम लोग भी पहले फूड को इनगल्फ करते हैं और उसके बाद उसको इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, पैनक्रियाज है, लीवर है, उसके थ्रू उसको हम डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। लेकिन फंजाई में कुछ भी ऐसा स्पेशलाइज्ड इंटरनल ऑर्गन है नहीं, तो वो क्या करता है, वो इंजेस्ट बाद में करता है। विच तो कैसे करता है, परफॉर्म दीज स्टेप्स इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे करता है, रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, प्रोसीड्स इंजेशन, पहले वो डाइजेशन करेगा। जैसा कि आपने अभी सुना कि वो कार्बोहाइड्रेट को पहले वो ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड में और तब कार्बन में, और फिर उसको वो इनटेक करता है। तो पहले क्या करता है, डाइजेशन करता है। कैसे, बाहर ही करता है, यानी इन्वायरमेंट में ही अपने फूड को वो डाइजेस्ट कर देता है, मीन्स उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है एंड देन इट गेट इट इनसाइड। फर्स्ट एक्सोएंजाइम्स, एक्सोएंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट इज रिलीज फ्रॉम द फंगल बॉडी, उसके बॉडी से रिलीज होता है एंड ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द हाइफे। और आगे के स्लाइड में ये काफ़ी क्लियर किया हुआ है, अभी थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिटरली ही समझ लें। एक्सोएंजाइम्स ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द हाइफे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेप्टेट होते हैं और जो एसेप्टेट होते हैं वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और लिक्विड को रिलीज करते हैं। तो उसी के दौरान ये प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट, देन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस externally digestion are the absorbed through the large surface area of the mycelium। पहले तो उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसका पूरी उसको सोख लेते हैं। जैसे अगर आप पेपर पे एक पानी अगर गिरा हो उसके ऊपर आप एक पेपर को डालें तो आप देखेंगे कि पेपर जो है वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक द सेम सिस्टम इज फॉलोइंग हेयर, एकदम पूरी एरिया को माइसीलियम जो है वो कवर कर रहा हुआ होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एज विथ एनिमल सेल पॉलीसेकेराइड ऑफ स्टोरेज इज ग्लाइकोजन, और उस डाइजेस्ट किए हुए एनर्जी को वो पॉलीसेकेराइड जो कि हमारे यहाँ हम लोग स्टोर करते हैं एनर्जी फॉर्म में, उसको उस तरह से न कर करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में करता है। एक नया और काफ़ी अच्छा टर्म यहाँ पर बच्चों में तुम्हें डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज बायोरिमीडिएशन। बायोरिमीडिएशन ये कुछ खास वैसा नहीं है, लेकिन टर्म सुन के लगता है नया है, तो थोड़ा सा इसको देख लें। बायोरिमीडिएशन कहने का मतलब कि रिमीडिएट करना, यानी उसको फिर से एक्सचेंज करके नया बनाना। किस चीज़ को, बायोलॉजी चीज़ को। बायोलॉजिकल क्या है, वही एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट का स्टडी है जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है। फंजाई आर मोस्टली सैप्रोब्स, saprophytic is an equivalent to this term, organisms that derive nutrients from the decaying organic matter। जो मैटर सड़ गल रहे हैं उसको से वो जब वो एनर्जी लेता है, they obtain their nutrients from the dead and decomposing organic matter, mainly plant material। खास करके क्या यूज करता है, प्लांट मटेरियल्स को यूज करता है। Fungal exoenzymes are able to break down insoluble polysaccharides such as cellulose and lignin of the dead wood into readily absorbable। readily absorbable माने कि एकदम जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो उसको तुरंत हम एब्जॉर्ब कर लें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। कौन कर लेता है, फंगल एक्सोएंजाइम्स करते हैं। और ये फंगल एक्सोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये हम जब आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे बीएससी में, तो हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स आर दस रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ देयर वेरिएड मेटाबॉलिक पाथवेज। और इस तरह से मेटाबॉलिक पाथवेज कहने का मतलब हो गया कि वो जो केमिकल वो रिलीज करते हैं किसी भी कंपाउंड पे और उनका जो ब्रेकडाउन होता है दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। और उसके बाद फंजाई फुलफिल एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल एंड आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज पोटेंशियल टूल इन द बायोरिमीडिएशन। अगर ये फंगल ना हो तो शायद हम जितना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो धरती को एक तरह से फिर मंगल ग्रह में कन्वर्ट कर दे। हम मंगल पे जाने की सोच रहे हैं और अपनी धरती को मंगल बनाने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों ना हम करें कि मंगल को मंगल के लिए ही छोड़ दें और धरती को धरती बनाए रखें।
इसमें हमारा, आपका और प्लांट्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो। सो वी शुड केयर आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बच्चों, जो कि हमारे किसी भी लिविंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन के बाद, वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यू नो वेरी वेल कि कोई भी जीव जो होता है वो अपनी संतति को आगे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है। बिकॉज ही नो वेरी वेल कि हम सब सेल के बने हुए हैं और सेल एक न एक दिन काम करना बंद कर देगा, इसका भी एक फिक्स टाइम होता है। तो रिप्रोडक्शन को देखते हैं हम। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड और एसेक्सुअली। आप यहाँ ध्यान दें बच्चे कि यहाँ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, यानी यहाँ किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल, एसेक्सुअल और किसी में दोनों पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेगा, बिकॉज उसको तो करना ही है। लेकिन जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वो तुरंत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मोड में आ जाता है और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। परफेक्ट फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, यानी जो आप जानते हैं एनसीईआरटी के बुक में भी जो 4 क्लासेस में हमें पढ़ने हैं, उसमें से एक हमारा जो क्लास है जो कि इम्परफेक्ट फंजाई माना जाता है, वो जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। किससे? माइटोसिस के थ्रू। इन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स that disperse from the parent organism by either floating on the wind or hitching a ride on an animal। इसके पहले हम अगला देख लें। फंगल स्पोर्स आर स्मॉलर एंड लाइटर देन प्लांट सीड। ये जो अगला पॉइंट है ये तो इस डायग्राम को यहाँ बता रहा है कि जायंट पफ बॉल, ये आप देखिए, ये पफ बॉल लग रहा है, फूला हुआ एक बॉल है। नीचे वाला जो डायग्राम है वो इसी को शो कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, ब्रस्ट आउट हो गया, जैसे बैलून फट जाता है, ये भी फट गया है। और फटने के बाद मिलियंस ऑफ स्पोर्स यानी मिलियंस ऑफ स्मॉलर सीड्स जो होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। फैलने के बाद दीज स्पोर्स आर आइदर बाई फ्लोटिंग ऑन द विंड, यानी हवा के साथ वो फ्लोट करते, तैर रहे होते, बिल्कुल बहुत हल्के होते हैं, और एनिमल के किसी बॉडी पार्ट्स के साथ टच कर करके वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। साथ ही ये होते वो इतने लाइट होते हैं कि ये कहीं भी आसानी से मूव कर जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो होता है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा प्लांट के साथ जो वो कोरिलेट करते हैं, तो एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में भी फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, फिजन, स्पोर्स में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। वेजिटेटिव आप बच्चों पता ही है, फ्रैगमेंटेशन, द बॉडी इज ब्रेक डाउन इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स एंड द डिवाइडेड पार्ट डेवलप इटसेल्फ इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन आप इसको स्टारफिश में देखिए। बडिंग जो कि हम देखते हैं हाइड्रा में, एक पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा पल्प निकलता है और पल्प धीरे धीरे बड़ा होता है और अपने आप को डेवलप कर लेता है और एक अलग उसका एक कंप्लीट लाइफ हो जाता है, सेपरेट लाइफ हो जाता है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज फिजन। अमीबा में देखिए वो फिजन करता है और फिजन करके बाइनरी और मल्टीपल फिजन में जो डेवलप कर लेता है। स्पोर्स जो है वो है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू जब इसका रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई reproduce asexually by fragmentation, budding or producing spores. Fragments of hyphae can grow new colony. हाइफिक जो है, जो कि सिंगल थ्रेड है, वो ब्रेक डाउन होगा और कहीं भी उसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगा, वो अपने आप को डेवलप कर लेगा। दैट इज द फ्रैगमेंटेड वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। माइसीलियल fragmentation occur when a fungal mycelium separates into a pieces with each component growing into a separate mycelium। जैसे mycelial fragmentation क्या हुआ, ग्रुप ऑफ हाइफे
को ही हम माइसीलियम कहते हैं। तो वो जब डेवलप होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल से सेल्स होते हैं, वो हर एक सेल जो है वो अपने आप को पूरी तरह से डेवलप करेगा, दैट इज द माइसेलियल फ्रेगमेंटेशन। एंड सोमैटिक सेल इन ईस्ट फॉर्म बड ड्यूरिंग बडिंग अ टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको पता ही है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है। ए बल्ज फॉर्म ऑन दिस साइड इस सेल, द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली एंड द बड अल्टीमेटली डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द मदर सेल, जैसे कि हाइड्रा में आप देखते हैं। The most common mode of asexual reproduction is through the formation of asexual spores which are produced by one parent only and are genetically identical to the parents। ये तो आपको पता ही है asexual reproduction में कि यहाँ कोई भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो सभी जो होते हैं वो सारे जो होते बच्चे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, उनमें कहीं कोई चेंज हमें नहीं दिखता है। जैसे हमारे यहाँ जो ट्विंस होते हैं ऑलमोस्ट जो होते हैं, स्पोर्स अलाउ, अब स्पोर्स वाला हम देखते हैं। स्पोर्स अलाउ फंजाई टू एक्सपैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलोनाइज न्यू इन्वायरमेंट। स्पोर्स क्या है, वो ब्रस्ट आउट हो रहे हैं, अभी आपने देखा पिछले स्लाइड, तो वो क्या कर, उनको न्यू इन्वायरमेंट मिलता है। अगर वो कहीं डिकेइंग कंपोनेंट पे था तो कहीं प्लांट पे चला जा सकता है, प्लांट से वो कहीं सॉइल एरिया में चला जाता है, मॉइस्ट एरिया में जा सकता है। दे में तो उससे उसे एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। दे मे बी रिलीज फ्रॉम द पैरेंट थैलस either outside or within a special reproductive sac called sporangium। स्पोरेंजियम अभी आपने बहुत पहले के स्लाइड में देखा होगा कि वो जो राउंड राउंड जो हम उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं दैट इज स्पोरेंजियम। तो उसमें वो जो स्पोर्स हैं वो फिक्स होते हैं और हर एक स्पोरेंजियम से फिर स्पोर्स रिलीज होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। कॉन्डिडो स्पोर्स आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर स्पोर्स दैट आर रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम द टिप ऑफ द साइड ऑफ द हाइफा। हाइफा से भी रिलीज हो सकते हैं। अदर एसेक्सुअल स्पोर्स ओरिजिनेटेड इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ हाइफा टू फॉर्म सिंगल सेल दैट आर रिलीज्ड एज ए स्पोर्स। सम ऑफ दीज हैव अ थिक वॉल सराउंडिंग द फ्रेगमेंट। Yet other bud of the vegetative part cell sporangiospores are produced in the sporangium। अब आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ फंजाई। यू नो इट वेरी वेल कि जहाँ जेनेटिक मटेरियल का चेंज होगा वहाँ पे तो डाइवर्सिटी आएगी ही। In fungi, sexual reproduction often occur in the response to adverse condition। adverse condition यानी कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो उसको वो अपने आप को कंट्रोल किए रहता है अपने फॉर द इट इज वेटिंग फॉर द बेटर इन्वायरमेंट। टू मैटिंग टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड when both mating types are present in the same mycelium it is called homothallic। एक ही माइसीलियम में अगर दो मैटिंग टाइप के यानी दो अलग अलग ग्रुप के प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड होमोथैलिक और सेल्फ फर्टाइल। हेट्रोट्रॉपिक माइसीलियम रिक्वायर्स टू डिफरेंट बट कॉम्पैटिबल माइसीलिया टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब ये जो लाइन है कि हेट्रोथैलिक माइसीलिया रिक्वायर टू डिफरेंट बट कॉम्पैटिबल माइसीलिया, कहने का मतलब कि जब हाइफे से जो माइसीलिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैंने आपको बच्चों पहले ही के स्लाइड पहले या दूसरे स्लाइड में बताया था कि दे रिलीज फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन्स क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं अदर कॉम्पैटिबल माइसीलिया यानी अपने ही तरह के अलग जो होते हैं अपोजिट कैरेक्टर वाले को वो अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो डिफरेंट टाइप से वो उसको रिप्रोड्यूस कर सकें और जिससे जेनेटिकल डाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। Although there are many variations in fungal sexual reproduction, all include following 3 stages। कितने होते हैं 3 स्टेजेस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ड्यूरिंग प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होता है। दो अलग अलग सेल के जो प्लाज्मा है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लिटरली इसका मतलब होता है मैरिज और यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म। 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज, क्या होता है 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करते हैं, अभी इसको बोर्ड पर ही हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। लीडिंग टू अ डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक यानी 2 न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के साथ मिल तो गए हैं पर वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए, जैसे 2 आदमी एक कमरे में है लाइक इट। स्टेज वेयर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट इन अ सिंगल सेल। एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है, ये हो गया हमारा प्लाज्मोगेमी। ड्यूरिंग कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस
यहाँ पर क्या होता है इस नेक्स्ट स्टेप में कि हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। आपको पता है जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसको हम जाइगोट कहते हैं। यहाँ पर भी द सेम प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू किया जा रहा है। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूज कर रहे हैं एंड फॉर्म जाइगोट न्यूक्लियस। फाइनली क्या होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस पता ही है आपको कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें मिलती है। ये आप सेल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बखूबी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। टेक्स प्लेस इन विच द गैमेटेंजिया इन विच गैमेट्स ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स ऑफ जनरेटर। क्या होता है, डिफरेंट मेटिंग टाइम यानी बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फंजाई है उसमें का जो नया जो जनरेशन होगा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है उसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ सकते हैं। तो ये एक अलग हमारा डाइवर्सिटी शो करता है। इसलिए हमारा स्लाइड भी कहता है, पहला स्लाइड, कि फंजाई किंगडम आर अ वेरी डाइवर्स किंगडम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वी कांट एक्सपेक्ट कि ऐसा है तो ये ऐसा ही हो सकता है, उसमें कुछ नया चेंज हमें दिख सकता है। ऑल दिस स्टेज स्पोर्स आर डिसमेंटेड इनटू द एनवायरनमेंट। और इसके बाद जैसे ही वो मैटिंग टाइप मिलकर करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं वो स्पोर्स जो होते हैं क्या होते हैं, डिसमेंटेड हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सारे डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। अब ये डायग्राम आप बच्चों देखिए, ये डायग्राम जितना मैंने अभी बताया उसको क्लियर करेगा और इसके बाद एक और डायग्राम है वो और क्लियर करेगा। आप यहाँ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल स्पोर्स आपने अभी देखा था पफ बॉल वाले स्लाइड में। मैं एक बार फिर से उसको दिखा दूं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। ये आपने देखा था पफ बॉल वाले स्लाइड में कि ये पफ बॉल था और सिंपली ये डिसमेंटेड हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट में स्पोर्स। तो उसी वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ आप देखिए ये स्पोर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो गए माइटोसिस के थ्रू और फिर ये क्या हुए, जर्मिनेट हुए, डेवलप हुए न्यू फंजाई में, न्यू फंजाई बॉडी में। यहाँ माइसेलियम है, यहाँ माइसेलियम आप देख रहे हैं सेप्टेट है यानी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब ये माइसेलियम जो हमारा है वो क्या है, प्लाज्मोगैमेट, मीन्स प्लाज्मा का दो सेल के प्लाज्मा का मिक्सचर तो यहाँ है बट द न्यूक्लियाई इज डजंट इन्फ्यूज इन इटसेल्फ, वो फ्यूज नहीं हुए एक दूसरे के साथ। हैप्लॉइड सेल्स ऑफ टू डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म अ हेट्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर ये माइसीलिया तो फ्यूज कर चुका है लेकिन न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं किए हैं। नेक्स्ट है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, कैरियोगेमी स्टेज, न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ वो दोनों फ्यूज कर गए हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ड्यू टू जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और यहाँ पर नए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होंगे। यहाँ पर फिर मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है आपको पता ही है कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारे क्या हैप्लॉइड है और ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं भले ही ये हैप्लॉइड है बट इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ है तो इट में शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ से ये स्पोर्स जो है वो फिर से जर्मिनेट करेंगे और मल्टी सेल्यूलर माइसेलियम का फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हाइफा बनेगा और फिर माइसेलियम और तब फ्रूटिंग बॉडी, और यहाँ से फिर इस तरह से चल सकते हैं। एक और स्लाइड हम देख लें, ये हमारा और काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी डिटेल में पूरे जितना मैंने अभी सारे स्लाइड बताया उन सब का एक तरह से समरी है। शुरू करते हैं। जैसे ये एक सॉइल और डैम्प एरिया है जहाँ पर एक आप देख रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी, एक मशरूम है कॉमन, इसके सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं। दिस इज गिल, रिंग, कप, ये तो कॉमन टर्म है लेकिन लिटरली हम बायोलॉजिकल टर्म में इसको हम माइसीलियम कहेंगे, हाइफा कहेंगे। दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी। अब ये जो है वो क्या कर रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फ्रूटिंग बॉडी, ये स्पोर्स को रिलीज करता है। मिलियन ऑफ स्पोर्स रिलीज हेयर, रिलीज हो गया। आप जानते हैं कि दीज आर लाइटर देन द प्लांट सीड, ये इजीली है वो कहीं पर भी डिस्पर्स कर जाते हैं और जहाँ पर भी इनको सही इन्वायरमेंट मिलता है ये अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। दीज स्पोर्स आर जर्मिनेटिंग हेयर। थ्रेड लाइक हाइफा स्पोर आउट फ्रॉम स्पोर्स, थ्रेड लाइक हाइफा निकलना शुरू हुआ है।
यही हाइफा जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे लग रहा है कि कॉटन को हमने फैला रखा है, ये माइसीलियम है। यहाँ ये मेल और फीमेल यानी यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों मिल चुके हैं यहाँ पर और ये माइसीलियम में मूव कर रहे हैं। मेल एंड फीमेल सेल ज्वाइन टुगेदर। हाइफा फाइन ग्रोइंग स्ट्रैंड्स ऑफ द, ये पूरा इसको आप काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे बच्चे। ये यहाँ जब अब जो आता है ये न्यूट्रिशन का पार्ट आता है, जो मैंने बताया था कि कैसे ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। पहले इनमें डाइजेशन होता है तब इंजेशन होता है। जब ये ग्रो कर चुके हैं यानी माइसेलियम इज कम्प्लीटली डेवलप्ड और मैच्योर राइट नाउ, तो ये क्या करते हैं, कुछ इंडो एंजाइम्स रिलीज करें कहाँ, अपने फूड के लिए जो बाहर डिकेइंग मटेरियल है, डेड मटेरियल्स हैं उन पे दीज आर रिलीजिंग। और इस रिलीज करने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द सिंपलर एलिमेंट्स, यहाँ रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ आप देखें कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन, पूरी तरह से ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ये एक काफ़ी लंबा केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिसाइकल किया हुआ जो एलिमेंट्स हैं और स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ क्या हो रहे हैं, ये एरो भी यहाँ शो कर रहा है कि इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, यानी माइसीलियम की ओर ये पूरा जा रहा है। हाइफा एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल, यानी पहले डाइजेशन हुआ तब इंजेशन हुआ। इसके बाद यहाँ स्पोर्स ऑलरेडी निकलते हैं और इसको हम कहते हैं बटन स्टेज। और ये बटन स्टेज आगे जाकर करके अपने आप को ब्रेक डाउन कर करके एक इंडिपेंडेंट मशरूम के फॉर्म में डेवलप कर लेता है। आई होप कि इस पूरे डायग्राम को आप समझ लेंगे। तो अभी मैंने जितने भी स्टेप्स आपको बताए हैं उसके स्पेशल फीचर्स, उसका न्यूट्रिशन, माइसीलियम और हाइफा, स्पोर्स, इसके बाद इसका न्यूट्रिशन का जो फॉर्म होता है और कैसे ये बायो रिमीडिएशन करता है ये, और साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन यहाँ और यहाँ पर आप देख के समझ सकेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं कि टीनी स्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो एंड ब्रांच आउट इनटू अ नेटवर्क ऑफ सुपर थिन थ्रेड, यानी सुपर यानी बहुत ही महीन धागे के रूप में वो डेवलप करता है, दैट इज माइसीलियम। अगला जो होता है द टेक नरिशमेंट डज दैट थ्रू द कुक्ड इन बटर मेक यू मॉथ, ये तो खैर एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे ही उसको बहुत ही अच्छा मिलता है, खास करके प्लांट पार्ट मिलता है, डिकेइंग और डिकम्पोजिंग प्लांट पार्ट, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, यानी वो काफ़ी इजी वे में इसको कैच आउट करता है। अब आते हैं वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई। फंजाई को हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। किस किस ग्राउंड पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम कैसा है, ए सेपरेट है, सेपरेट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोस्पोर है, जूस्पोर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और फ्रूटिंग बॉडी, यानी वो कैसे अपने आप को आगे वो डेवलप कर रहा है। तो इसके अनुसार फंजाई जो के 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। सबसे पहला क्लास बच्चों हमारा आ जाता है फाइकोमाइसिटीज। कॉमनली इसको कहते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई मीन्स मैंने अभी तुम्हें बताया ही कि ये कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप को मोनेरा एंड प्रोटिस्टा से, यानी ये एल्गल से शुरू होते हैं। एल्गल नेचुरली है कि ये जो है वो हमारे प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइसीलियम कैसा, ए सेप्टेड है, यानी माइसीलियम है वो डिवाइड नहीं होता है, कोनियोसाइटिक है। हैबिटेट कैसा है, एक्वाटिक है, चूंकि एल्गल है तो नेचुरली है एक्वाटिक ही होगा। क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है। पैथोजेनिक रिलेशन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वैसे पैरासाइट होते हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, अगर होस्ट नहीं है तो वो फिर लिविंग नहीं है, अगर वो बिल्कुल निर्जीव है, और जैसे ही होस्ट मिलेगा वो अपने आप को लिविंग फॉर्म में ले आता है। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओस्पोर्स होता है। एग्जाम्पल में है राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड आप देखते हैं कॉमन जो हमारा है, हमें आसपास घर में अचार ब्रेड में या अचार में, चमड़े के जूते, बैग्स वगैरह में, और एक डैम्प टाइप का अगर घर काफ़ी दिनों से बंद है, बरसात के दिनों में आप खोलते हैं तो एक बहुत पाउडरी टाइप का जो स्मेल्स आता है वो इसी के थ्रू आता है, इसी के कारण आता है। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वो क्या कहता है, सैक फंजाई, सैक लाइक है ये।
आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे इधर से येलो हो रहा है और पूरे एरिया को फिर धीरे धीरे करके ये इसको ब्राउन कर देगा। न्यूरोस्पोरा इज अ वेरी कॉमन डिजीज एंड वेरी हार्मफुल डिजीज। ब्रांच सेप्टेड, जो माइसिलियम होता है वो कैसे होता है, ब्रांच्ड होता है। हैबिट फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प है, क्रोमोसोम हैप्लॉइड है एंड दिस इज एन फैकल्टेटिव पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट नहीं है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस ईस्ट। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है बैसिडियोमाइसिटिस। इसका कॉमन नाम क्या है, पफ बॉल। ब्रांच सेपरेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। ये क्या है, ये सरसों का जो पौधा है उसके लीफ के ऊपर ये पाया जाता है। बैसिडोकार्प, क्रोमोसोम हैप्लॉइड एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी अगर इसको होस्ट नहीं मिलेगा तो इट कांट सर्वाइव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडा एंड बैसिडोस्पोर्स। एग्जांपल एगैरिकस एंड पक्सिनिया। पक्सिनिया जो रस्ट एंड स्मट डिजीज जो होता है, आपने अभी गन्ने वाले केस में भी देखा कि उसमें जो रेड रॉट होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। एंड पक्सिनिया इज अ वेरी कॉमन डिजीज, कॉमन फंजाई दैट इज काउज डिजीज इन द प्लांट्स। नेक्स्ट इज द ड्यूट्रोमाइटिसिटीज। इसको हम फंजाई मानते भी नहीं है क्योंकि इसमें फंगल के बहुत सारे गुण नहीं होते हैं, तो दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई। ब्रांच सेपरेट, हैबिटेट कैसा है, टेरिस्ट्रियल है, क्रोमोसोम हैप्लॉइड, मोटाइल स्टेज, पैथोजेनिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडा एंड सेक्सुअल एक्सपोर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कॉलेट्रोड्रिकियम। अब आता है बच्चों यूजेस ऑफ फंजाई। फंजाई हमारे लिए जितने ज़्यादा हार्मफुल हैं उतना ही वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो कैसे कैसे हेल्पफुल है, हमने उनका बहुत सारा हार्मफुल एस्पेक्ट्स तो देख ही लिया, आप थोड़ा सा उनका हेल्पफुल एस्पेक्ट्स भी देख लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द प्लैनेट्स हैज प्ले वाइटल रोल इन द बायोस्फीयर एंड ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन अकाउंट देयर बोथ बेनिफिट एंड हार्मफुल इफेक्ट। बहुत ही ज़्यादा इनका रोल है, खास करके बायो रिमीडिएशन जो इनका रोल है इसका तो कहीं कोई जोड़ ही नहीं है। ये अकेला ही काफ़ी है पूरे इन्वायरमेंट के का जो बायोटिक और एबायोटिक का जो बैलेंस करने के लिए। इट इज़ अ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म। तो इसी में इसका एक ट्रफल आता है जो कि फ्रांस, खास करके इटली वगैरह में काफ़ी उसको लोग खाते हैं एज ए, जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ये उसी तरह से होते हैं देखने में। ये जैसे हमारे यहाँ जो ओल बनता है, ओल की सब्जियां हम लोग कॉमन खाते हैं, बिल्कुल उसी की तरह होता है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और काफ़ी हल्का होता है। ये ज़मीन के अंदर होता है, खास ये फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन ड्यू टू इंडस्ट्रियल इफ़ेक्ट और इस जो इतना ज़्यादा वातावरण में जो गर्मी पैदा हो रही है उसके कारण ये सारे जो स्पीसीज होते हैं वो वहाँ से अब ख़त्म होते जा रहे हैं। फ्रांस दुनिया में आज से 4-5 साल पहले नंबर 1 था ट्रफल्स के उत्पादन में, लेकिन अब वो धीरे धीरे बिल्कुल कमता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो हमें इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट जो होती है वो सबकी एक जिम्मेवारी है। इट इज़ नॉट एन पर्सनल अकाउंट, ये सबके लिए है। तो थोड़ा सा ये देख ले, रिसाइकलिंग, दे प्ले मेजर रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। फूड, मशरूम के साथ हम बहुत सारा कल्चर करके यूज़ करते हैं, जैसे विनेगर, वो अल्कोहलिक जो बिवरेज होते हैं उनको, मेडिसिन में पेंसिलियम एंटीबायोटिक के फॉर्म में, बायो कंट्रोल एजेंट, एक्सप्लॉइटिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्म्स एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। फंजाई आर यूज्ड एज ए स्प्रे ऑन क्रॉप्स। आपको पता ही उसका अट्रैक्टिव कलर है, वो क्या करेगा, सारे जो पेस्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा, तो हमारे फार्मर्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फूड स्पॉइलेज, दे प्ले मेजर रोल इन रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर स्पॉइलेज ऑफ द इकोनॉमिक लूजेज ऑफ स्टोर्ड फूड। स्टोर फूड को स्पॉइल करने में, बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर घरों में भी जब हम खाना बनाते हैं, अगर वो खाना बच जाता है तो उसको तुरंत हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, वरना वो ईजिली डिकम्पोज होना शुरू कर जाते हैं और उसमें से एक अलग टाइप की स्मेल आनी शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ हमारा फंजाई का ख़त्म होता है किंगडम। आई होप कि ये सारे डिस्कशंस को आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इसमें अगर कहीं कोई आपको दिक्कत महसूस होता है, यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। और अब हम थोड़ा सा वायरस, विरोइड्स
प्रॉन्स और लाइकेन के बारे में पढ़ लें, जिससे कि हमारा ये चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स कम टू द वायरस, और काफ़ी शॉर्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायरस को देख लें। आप यहाँ देख रहे हैं इसका डायग्राम। दिस इज एन कॉमन वायरस, हेड, कॉलर, सीट, टेल, फाइबर। वायरस आर नॉन सेल्युलर infectious agent that are several times smaller than the bacteria and multiple only in the living cell of their host. मुझे लगता है बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हम कर लेंगे। नॉन सेलुलर मीन्स इट इजंट अ सेल, ये सेल है ही नहीं, क्योंकि सेल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये कुछ भी नहीं शो करता। इट इज़ एन सिंपल, एक इसका प्रोटीन कोड होता है, कोट होता है ऊपर में, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। वायरस इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। डिमिट्री लेविन्स्की 1892 में ही इसको खोज लिए थे, और उन्होंने कहा था कि दैट इज स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये क्या है? स्मॉलर है, किससे? बैक्टीरिया से। कैसे? तो एक बैक्टीरिया प्रूफ शीट बनाया गया था कि अगर वो शीट से इफ देयर इन एन ऑर्गेनिज्म पास आउट फ्रॉम, जैसे चलनी से हम किसी चीज़ को छान लेते हैं, तो सेम लाइक उसका फंक्शन है कि अगर उससे वो ऑर्गेनिज्म पास आउट कर जाता है, दैट इज सिंपलर एंड स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया शीट से ये पास आउट हो चुका था, इट मीन्स कि ये उससे भी छोटा है। एंड फॉर्म मोजाइक डिजीज इन द टोबैको, ही कॉल्ड देम वायरस मीनिंग्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये हमारा स्लाइड है, इसको हम थोड़ा सा, आइए बच्चों अब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस कर लें। आपने अभी स्लाइड में देखा कि वायरस कैसा है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और देख लेते हैं। दिस इज प्रोटीन कोड एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इट मे बी आरएनए और डीएनए। वायरस जो होते हैं वो हाईली पैथोजेनिक होते हैं। प्लांट्स में जब ये पैथोजन के फॉर्म में जब काम करते हैं तो जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो ये उसमें वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, और डीएनए ही होते हैं, मोस्टली डीएनए होते हैं, लेकिन कुछ में आरएनए होते हैं। जब ये आरएनए वाले वायरस किसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उसको हम रिट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रोवायरस। ये तो हो गया वायरस। इसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लें कि वायरस जो है वो कैसे किसी को अफेक्ट करता है, कैसे किसी के बॉडी को यूज करता है एज ए होस्ट। जैसे ये वायरस है अगर, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल इट वी डीएनए, और उसके आगे आगे ये आपका हो गया कैप्सोमियर, या इसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड दो तरह से होते हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ये हुआ। अब ये क्या करता है? ये जो है वो इन्वेलप एरिया है। ये आपका हो गया न्यूक्लियर रीजन, या इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक रीजन। यहाँ पर ये जो एरिया है दैट इज ये सिंपल वायरस है। ये किस फॉर्म में है? नाउ इट इज एन अटैकिंग फॉर्म में है। अब ये कैसे किसी होस्ट को यूज करता है, इसको थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट कांट सर्वाइव विदाउट
होस्ट के बिना ये सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इसीलिए बच्चों आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक। क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा ये लिविंग फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ही होस्ट से डिटैच हो जाएगा ये नॉन लिविंग फॉर्म में हो जाएगा। तो ये न तो सजीव है न निर्जीव है। अच्छा, ये होस्ट को क्यों यूज करता है या कोई है वो लिविंग कैसे होता है? लिविंग का दो ही कॉमन कैरेक्टर है कि वो ग्रो करेगा और दूसरा रिप्रोड्यूस करेगा। दिस इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ अ लिविंग। अगर वो ग्रो कर रहा है इट मीन्स इट इज अ लिविंग, और दूसरा वो रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं लिविंग के जो आपने पढ़ रखा है, तो हमें उसके बारे में नहीं जानना है, बस थोड़ा सा यहाँ जान लें कि ये कैसे ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ये वायरस किसी भी लिविंग सेल के अंदर, लेट सपोज ये सेल है, उसके अंदर वो अटैक करने वाला है। दिस इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ अ सेल। उसका माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब आपको पता ही है। तो जब ये अटैक करता है तो जो इन्वेलप एरिया है और जो हुक एरिया है, इसको हम प्रोटीन कहते हैं, ये क्या करता है? इसके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ये जो है वो यहाँ अटैच हुआ, ये यहाँ अटैच हुआ। यानी कि ये जो रीजन है कैप्सिड रीजन, ये रीजन होस्ट के बॉडी में नहीं जाता। क्या जा रहा है? सिंपल उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जा रहा है। यहाँ अंदर जाने के बाद ये जो है वो फ्रीली, यानी उसका डीएनए और आरएनए जो कुछ भी है वो फ्रीली होस्ट के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करना शुरू करता है। जैसे ये फ्लोट करना शुरू करता है, पूरे उस सेल के जो न्यूक्लियर रीजन होते हैं उसको वो कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद क्या करता है? वो प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू करता है और साथ ही अपने आप को वो डेवलप करना शुरू करता है, यानी ग्रो करना शुरू करता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ग्रोथ शुरू करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट शुरू करता है, होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है वो यहाँ डुप्लीकेट होना शुरू हो रहा है, यानी कई सारे डीएनए बन चुके हैं। अब ये डीएनए धीरे धीरे इधर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटीन का फॉर्म, चूँकि जेनेटिक मटेरियल बन चुके हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन शुरू हुआ। यहाँ पर जब प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन मिलकर के अपने आप को फिर से असेंबल कर लेते हैं। ये अपने आप को असेंबल करना शुरू करते हैं और असेंबल करने के बाद पूरी तरह से अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप बताया है, आप इसे थोड़ा सा बुक्स में देख करके और आप अपनी डिटेलिंग कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। अक्सर इससे क्वेश्चंस इसके पैथोजन के ही पूछे जाते हैं, ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इसीलिए इस तरह से अपने आप को क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अभी आप बच्चों जान रहे हैं कि कोविड इज अ वायरस डिजीज, तो अभी आप सुन रहे हैं कि उसके बहुत सारे वेरिएंट आते जा रहे हैं। वेरिएंट क्या हो रहा है? यानी उसमें जो फर्स्ट कोविड का जो वायरस था वो जैसे जैसे होस्ट बॉडी में जा रहा है, अब वो होस्ट बॉडी तो होल वर्ल्ड में लोगों को यह अफेक्ट किया है, तो हर एक जगह का जो आदमी है
वो उसकी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है, तो उसका सेल में भी माइन्यूट डिफरेंस है। तो उसके कोई मेडिसिन खाता है, कोई किसी तरह के डिजीज से बीमार है, कोई हेल्दी है, तो उसके वो डीएनए जो उसकी बायोलॉजिकल मशीनरी है उसके साथ वो कंपैटिबल बन जाता है, वो कम और कर करके अपने आप में माइन्यूट चेंज ले आता है। और ये माइन्यूट चेंज होने के कारण अभी आप देख रहे हैं कि कोविड के कितने सारे वेरिएंट आ गए हैं, और उसमें सबसे भी खतरनाक जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि तीसरी लहर के फॉर्म में इंडिया में भी आने वाला है। तो ये आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे वो वेरिएशन जो हम सुन रहे हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा एक चीज़ और आ जाए, ये जो डिजीज़ होता है वो टीएम भी कॉमन है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, और उसके बाद एक होता है हमारा ट्यूबर मोज़ाइक वायरस, ये भी करता है। इसके बाद बहुत सारे डिजीज़, मम्स है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इसके बाद हर्पिस है, एड्स है, एड्स इज़ अ वेरी कॉमन वायरल डिजीज़। तो इस तरह से बहुत सारे वायरस आते हैं। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा प्रायोन्स एंड विरियोइड्स। विरियोइड्स जो होते हैं वो कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, आरएनए है, सिंपल वो जेनेटिक मटेरियल है। ये आरएनए हो सकते हैं या डीएनए हो सकते हैं, इनमें प्रोटीन कोट भी नहीं होता, और बहुत इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होता है। जबकि जो प्रायोन्स होते हैं वो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कैसे है, एबनॉर्मल, जैसे प्रोटीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है आपको पता ही है बच्चों, तो वो उसमें थोड़ा सा अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम आ गया और उसके सीक्वेंसिंग में अगर अंतर आ जाता है, तो ये जो प्रायोन्स, इनको प्रायोन्स कहते हैं। ये प्रायोन्स जो होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जैसे अगर हम इसको सिंपल देख लें कि ये अगर हमारा वायरस है, तो वायरस है तो क्या है, वायरस का मतलब हो गया प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। इसमें से अगर हम प्रोटीन को क्या करें, निकाल दें, प्रोटीन को हम निकाल दें अगर, तो ये हमारा बन जाएगा प्रायोन। ये यहाँ से ये सिंपल जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रायोन। और अगर हम यहाँ से केवल ये कर दें, प्रायोन्स को केवल निकाल दें, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल को कर दें, तो वो हमारा हो जाएगा विरियोइड्स। और अगर केवल प्रोटीन है तो वो हमारा हो जाएगा क्या, प्रायोन्स। वायरस है तो क्या है, उसमें प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल, और अगर विरियोइड्स है तो सिंपल उसका जेनेटिक मटेरियल है, और अगर प्रायोन्स है तो केवल प्रोटीन है, ये प्रोटीन रीजन। इसके बाद थोड़ा सा लाइकिन। लाइकिन क्या है, तो लाइकिन वे ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिकली रहते हैं किसके साथ, तो एल्गी के साथ और फंजाई के साथ। एल्गी जो है वो उसमें क्लोरोफिल होता है, वो उसको फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और फंजाई उसको एनवायरनमेंट देता है, सेफ्टी देता है। और इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी को थॉरली फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेस ऑफ एनी बुक। उससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप सॉल्व करें, उसके जो भी एग्जाम्पल्स दिए हों उसको भी आप पढ़ें, साथ ही जो क्वेश्चंस दिए हों उसको भी आप बनाएं। थैंक यू।